हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर भी हम एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि वो पूरा केस पलट सकता है और उसको कहा जाता है, कोर्ट कहती है कि एक डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करो, लेकिन वो इंसान जानबूझकर उसे छुपा जाता है। तो अब बताइए, क्या कोर्ट इस बेसिस पर कोई निष्कर्ष निकाल सकती है? सोचिए। हाँ, निकाल सकती है। और इसका बेसिस क्या होता है? आइए हम आज के लेक्चर में उसी को पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रिजम्पशन। कभी कभी कोर्ट कुछ सर्कमस्टांसेस के बेस पर किस फैक्ट्स को पहले से ही सच मानकर आगे बढ़ती है। यही होता है प्रिजम्पशन। इसके बेसिस क्या होते हैं? कभी कभी तो लॉ कोर्ट को ये डायरेक्शन देती है कि तुम्हें ये फैक्ट सच मानकर आगे बढ़ने होंगे, लेकिन कभी कभी नेचुरल सर्कमस्टांसेस, ह्यूमन कंडक्ट के बेसिस पे, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस के बेस पे, कुछ प्रूफ फैक्ट के बेस पे कोर्ट खुद ही प्रिज्यूम कर लेती है। तो इसके दो बेसिस होते हैं, एक तो लॉ और एक नेचुरल। ठीक है, ह्यूमन कंडक्ट एंड ऑल। तो इसी बेसिस पर प्रिजम्पशन को दो पार्ट में डिफाइन भी किया, क्लासिफाई भी किया गया है। प्रिजम्पशन दो तरीके के होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। हम एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स इसी लेक्चर में क्लियर हो जाएं। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को जनरली मे प्रिज्यूम वाली कैटेगरी में माना जाता है और मे प्रिज्यूम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 21H में डिफाइन है। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो whenever it is provided by this अधिनियम that court may presume a fact, it may, यहां पर नोटिस करने वाली बात है, either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। यानी अगर मैं इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो यहां पर कोर्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, या तो वो उसको प्रूव मानकर चल सकती है और अपोजिट पार्टी के पास ये मौका होता है कि वो उसे गलत साबित कर दे या फिर दूसरा क्या होता है कि कोर्ट उसका प्रूफ मांगती है, वो कुछ भी पहले से मानकर नहीं चलती। तो ये डिस्क्रिशनरी होते हैं। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होते हैं, जो मे प्रिज्यूम की कैटेगरी में आते हैं, एक तो वो रिबटेबल होते हैं और डिस्क्रिशनरी होते हैं। कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, वो मानकर चलेगी तो अपोजिट पार्टी को मौका मिलेगा उसे रिबट करने का, या फिर वो प्रूफ मांग भी सकती है। अब आते हैं हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की कैटेगरी पे। अब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी दो तरीके के होते हैं, रिबटेबल और इररिबटेबल। जो रिबटेबल होते हैं वो शैल प्रिज्यूम वाली कैटेगरी में आते हैं और जो इररिबटेबल होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ वाली कैटेगरी में आते हैं। इन्हें भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन किया गया है। आइए पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको सिंपल भाषा में समझेंगे। शेल प्रिज्यूम 21L में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन है और यहां पर बोला गया है whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। यहां पर कोर्ट के पास दो ऑप्शन नहीं होते, यहां पर एक ही ऑप्शन होता है कि कोर्ट को वो बात माननी पड़ेगी। ये लॉ ने उसे डायरेक्ट किया है और वो प्रिजम्पशन उसको फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये रिबटेबल है तो अदर पार्टी के पास यहां पर भी ऑप्शन होता है कि वो एविडेंस देकर उसको गलत या डिस्प्रूव कर सकती है। लेकिन कोर्ट के पास ऑप्शन है नहीं, कोर्ट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उसे तो वो प्रिजम्पशन फॉलो ही करनी पड़ेगी। अपोजिट पार्टी के पास ऑप्शन है। तो ये वाले कौन से हो गए? रिबटेबल लेकिन मैंडेटरी, क्योंकि कोर्ट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ये 21B ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन है। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये बोलता है when one fact is declared by this अधिनियम to be conclusive proof of another, the court shall on the proof of one fact regard the other as proved and shall not allow the evidence to be given for the purpose of disproving it। इसमें और पहले वाले में फर्क क्या है? ये भी मैंडेटरी है, लेकिन यहां पर अपोजिट पार्टी के पास राइट भी नहीं होता कि वो उसे गलत साबित कर दे। अगर एक फैक्ट प्रूफ हो जाता है तो दूसरा कोर्ट प्रिज्यूम करती है और उसके बाद अपोजिट पार्टी उसे डिस्प्रूव भी नहीं कर सकती है। तो ये मैंडेटरी भी है और इररिबटेबल भी। ये थोड़ा सा समझने में टफ है, इसीलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगी, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, उनका कोई बेबी होता है। शादी जब उनकी है, चल रही है तब, या फिर शादी खत्म हो गई है तो उसके 280 डेज के बाद उनका कोई बेबी होता है। तो उनका जो बेबी होता है ना, कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि वो लेजिटिमेट ही चाइल्ड है।
यानी शादी प्रूफ हो गई, उसी की शादी के अंदर ही वो बच्चा हुआ है, तो उसका लेजिटिमेट होना कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया। और जनरली इनके लिए अदर एविडेंसेस भी कोर्ट अलाउ नहीं करती, कहती है अदर पार्टी को कि अपोजिट पार्टी को कि हम इसके लिए कोई एविडेंसेस अलाउ ही नहीं करेंगे, हम तो ये मानकर चलेंगे कि भाई ये सच है। ठीक है, हाँ इसके एक्सेप्शन हैं, वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको कंक्लूसिव प्रूफ पढ़ाना चाहती हूँ। तो कैसे एक फैक्ट शादी का प्रूफ हो गया, तो दूसरा खुद ही कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया और अदर एविडेंसेस भी अलाउ नहीं करती। ऐसे केसेस को हम बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। आई होप आज आपको प्रिजम्पशन का ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।